चुनावों का मौसम है, चुनावी राजनीति की बात भी करनी पड़ेगी। आज जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस टूटने की खबर मिली। आज उमर अब्दुल्ला ने साफ साफ कह दिया कि जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी अलायंस का हिस्सा नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ सीटों को लेकर बात कर सकती है, लेकिन महबूबा मुफ्ती की पार्टी के साथ सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं होगी। उमर ने कहा महबूबा मुफ्ती अनंतनाग की सीट मांग रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में पीडीपी यहां तीसरे नंबर पर थी, तो पहले और दूसरे नंबर की पार्टी को छोड़कर तीसरे नंबर की पार्टी को सीट कैसे दे दी जाए, इसका कोई तुक नहीं है। पीडीपी को हमने आउट नहीं किया, हालात ने पीडीपी को जो है इस इलेक्शन से आउट रखा। अब आप मुझे बताइए ना, आप साउथ कश्मीर की सीट आप बार बार पूछते हो कि साउथ कश्मीर की सीट पीडीपी को क्यों नहीं। मुझे बताइए ना, अब ये कहाँ की सियासत है कि जो पार्टी तीसरे नंबर पे आई इससे पहले वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में, नंबर 1 पार्टी और नंबर 2 पार्टी दोनों अपना क्लेम छोड़ के तीसरे नंबर की पार्टी को वो सीट दे दें, और जिस सीट पे फिलहाल तो बीजेपी का कोई असर रसूख नजर नहीं आता। बाकी जहां तक कोलिशन की बात है, कोलिशन को चलाना या कोलिशन के मतलब माहौल को सही रखना, ये हर तंजीम की जिम्मेदारी बनती है। मुझे ये बताइए ना, उनकी सीटों पे आपको बड़ी परेशानी होती है, लेकिन जब वो अपनी तकरीरों में या अपने ट्वीट्स पे या सोशल मीडिया पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को बार बार निशाना बनाते हैं, उस वक्त आप लोग उनसे नहीं पूछते हो कि ये कहाँ की कोलिशन धर्मा है। इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने यह भी कह दिया कि गठबंधन टूटने के लिए पीडीपी ही जिम्मेदार है, क्योंकि पीडीपी ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया, लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस और फारूक अब्दुल्ला को टारगेट किया। उमर ने कहा कि एक तरफ आप अपने सहयोगियों पर अटैक करेंगे और फिर अलायंस की भी उम्मीद करेंगे, तो यह नहीं हो सकता। गठबंधन निभाने का ठेका सिर्फ उनकी पार्टी ने नहीं लिया है। अब मिसाल देते देते मैं थक जाऊंगा, लेकिन मिसालों की कमी नहीं है। पिछले लगातार 2 साल से जब भी उनके रेजिंग डे के फंक्शन हुए, तो तकरीरों में बीजेपी से ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाया गया। अब ये कहाँ की कोलिशन धर्मा, अब पता नहीं किस वो नशे में आके गुलाम नबी आज़ाद साहब ने फारूक अब्दुल्ला को निशाना बनाया, उसमें भी पीडीपी वाले घुस जाते हैं। अब कोलिशन को मेंटेन रखना ये अकेले नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी नहीं है, ये उन लोगों की भी जिम्मेदारी है जिन्होंने एक आदत बनाई हुई है, जो आदत से मजबूर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते बनाते। जब तक वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, वो हमसे कोई ज्यादा उम्मीद रख नहीं सकते। उमर अब्दुल्ला ने अलायंस तोड़ने का ऐलान किया तो महबूबा मुफ्ती ने जवाब देने में देर नहीं लगाई। हालांकि महबूबा के तेवर नरम थे। महबूबा ने कहा कि उन्होंने तो इंडिया अलायंस की हर मीटिंग में कहा था कि फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के सबसे सीनियर लीडर हैं, सीट शेयरिंग पर वही फैसला करें। लेकिन आज जिस तरह से अब्दुल्ला परिवार ने एक तरफा तौर पर पीडीपी से अलायंस तोड़ने का ऐलान किया, उससे वो निराश हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 सीटें चाहिए थी तो फारूक साहब फोन करते, वो सीटों की कुर्बानी दे देती। लेकिन अब्दुल्ला परिवार ने जो किया और जिस तरीके से किया वो ठीक नहीं है। मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई, मायूसी हुई ये सोच के कि हर छोटी बात पे पीएचडी में मशवरा होता था, फारूक साहब फ़ोन उठा के कहते थे। तो आज उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया, आज उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि पीडीपी जो है वो अलायंस में कहीं नहीं है। तो आज उन्होंने कम से कम अगर वो हमसे मशवरा करते, अगर फारूक साहब ये कहते कि हमारे वर्कर्स नहीं मान रहे हैं, हमें 3 सीटें लड़नी हैं, तो हम शायद उनको कहते ठीक है, अगर आपको लगता है यूनिटी के लिए पीडीपी को कुर्बानी देनी है तो हम कहते ठीक है, 1 सीट से क्या फ़र्क पड़ता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर पार्लियामेंट थे, हमारे भी 2014 में 3 थे, तो इससे तो कोई आसमान ज़मीन पे नहीं आ जाता है। मगर मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो एक उम्मीद थी हमारी पीएचडी अलायंस से, उसके बाद जो इंडिया अलायंस बना था, पूरे मुल्क की उम्मीदें इससे लगी हुई थी।
तो कहीं ना कहीं जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का फैसला कई पिछले 1-1.5 महीने से आ रहा है, तो उसको बहुत बड़ा दचका लगा है। तो पार्लियामेंट की 3 सीटों का मसला हमारे लिए नहीं था, पर ये दुख ज़रूर होता है कि अगर मैंने कहा था अलायंस में, इंडिया अलायंस में, कि फारूक साहब हमारा फैसला करेंगे, तो फैसला करने से पहले एक बार मुझे बुला लेते, मुझसे कह देते, मुझसे बात करते कि हम ऐसे करने वाले हैं, तो शायद ये दुख भी नहीं होता हमें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुल मिलाकर 6 लोकसभा की सीटें हैं। इनमें से बारामूला, श्रीनगर और अनंतनाग सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती थी, जबकि उधमपुर, जम्मू और लद्दाख ये तीनों सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं। जम्मू क्षेत्र और लद्दाख में बीजेपी को मजबूत माना जाता है, इसलिए एंटी मोदी मोर्चे में शामिल तीनों पार्टियां वैली की तीनों सीटों पर बंटवारा चाहती हैं। फिलहाल ये तीनों सीटें चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं, तो अब्दुल्ला परिवार नेचुरली इन पर अपनी दावेदारी मानता है। लेकिन अनंतनाग की सीट पर कांग्रेस ने दावा किया है। इस पर आज उमर अब्दुल्ला ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा, अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी अनंतनाग से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो ये सीट छोड़ देंगे, लेकिन किसी और के लिए ये सीट नहीं दी जाएगी। कांग्रेस के साथ बातचीत हमने की हुई है। हमने लद्दाख मतलब उधमपुर और जम्मू की सीट पे उनसे कहा है कि वो अपना उम्मीदवार जो है वहाँ पे खड़ा करें। हमने लद्दाख जो लेह करगिल वाली सीट है उस पर भी उनसे कहा हुआ है कि हम वो सीट जो है उस पर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार जो है खड़ा नहीं करेंगे। यहाँ तक कि मैं आपसे शेयर करूँ कि अनंतनाग की सीट पे भी हम कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहे थे। मैंने यहाँ तक कि जब कांग्रेस से हमारी बातचीत हुई, मैंने ये भी कहा उनसे कि क्योंकि वो दूसरे नंबर पे आए थे, सीट हमारी थी, लेकिन अगर कांग्रेस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी अनंतनाग की सीट के लिए, अगर उस पर मिसेस सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी उस सीट पर लड़ने के लिए तैयार होते, हम वो सीट उनके लिए छोड़ देते, हमें कोई एतराज़ नहीं होता। लेकिन क्योंकि हमारी जीती हुई सीट है, हम और किसी के लिए वो जीती हुई सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जो कि मुझे लगता है हमारा हक है। आपको याद होगा कि मोदी विरोधी मोर्चे की शुरुआत कश्मीर से हुई थी। 4 साल पहले वहां आपस में लड़ने वाली पार्टियां गुपकार अलायंस के नाम पर इकट्ठा हुई और इन सब ने कहा था कि कश्मीरियों के हक के लिए हम मिलकर लड़ेंगे, मोदी से लड़ेंगे। लेकिन जैसी चुनाव आया, ये नेता मोदी से लड़ने के बजाय सीट शेयरिंग पर लड़ने लगे। अलायंस बिखर गया। अगर चुनावी नतीजों के लिहाज से देखें तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की बात सही है। जो सीटें उन्होंने जीती हैं, जिन पर उनके सिटिंग एमपीज हैं, वो उनको पीडीपी के लिए कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन पीडीपी ये कह सकती है कि 2014 में ये सीटें हमने जीती थी। इसलिए इन नेताओं से ये पूछा जा सकता है कि जब वो दिल्ली में, पटना में, बेंगलोर में, मुंबई में इंडिया अलायंस की मीटिंग्स अटेंड कर रहे थे, तब ये क्यों नहीं सोचा कोई भी अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहेगा। इसीलिए मोदी विरोधी मोर्चा एक एक करके अलग अलग राज्यों में टूटता जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ने आज लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नाम हैं। राहुल गांधी के वायनाड से ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया। शशि थरूर अपनी पुरानी सीट तिरुवनंतपुरम से फिर से उम्मीदवार होंगे। लिस्ट में चौंकाने वाला नाम कांग्रेस से संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का है। उन्हें केरल की अलापुजा सीट से टिकट दिया गया है। 2009 और 2014 में वो इस सीट से जीत चुके हैं। आज जिन 39 सीटों के नामों का ऐलान किया गया, उनमें सबसे ज्यादा 16 सीटें केरल की हैं। इसके अलावा कर्नाटक की 7 और छत्तीसगढ़ की 6 सीटों पर भी कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया गया। कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार के भाई टीके सुरेश बेंगलुरु ग्रामीण सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजनांदगांव और ताम्रध्वज साहू को महासमुंद सीट से उतारा गया है। कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट पर ज्यादा जानकारी के लिए विजय लक्ष्मी के पास चलते हैं। विजय, बहुत सारी बातें आपने कल बताई थी, जो सीटें आपने बताई थी वो आज सही साबित हुई हैं, लेकिन केसी वेणुगोपाल पर संगठन की जिम्मेदारी है, इसलिए यह चर्चा थी कि वो शायद चुनाव के मैदान में न उतरे। तो ऐसा क्या हुआ कि उनका नाम पहली लिस्ट में आ गया?
देखिए, कांग्रेस के कई ऐसे चेहरे हैं जो बड़े नेता हैं और लेकिन संगठन की जिम्मेदारी कह करके वो कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। शायद केसी वेणुगोपाल का नाम जो आज अनाउंस किया गया, या केसी वेणुगोपाल खुद चुनाव लड़ करके उन तमाम नेताओं तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि उनके पास भी संगठन की जिम्मेदारी है, लेकिन उसके बावजूद वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जो तमाम संगठन के नेता हैं और जो महासचिव प्रभारी हैं, उन पर ज़रूर दबाव बनेगा कि वो संगठन का हवाला देते हुए चुनावी रण से ना दूर जाएं, बल्कि चुनावी मैदान में 2024 के लोकसभा चुनाव में नजर आएं। जैसा कि कल भी हमने अपने दर्शकों को बताया कि काफ़ी सारे महासचिव या प्रभारी हैं, जैसे सचिन पायलट हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, जितेंद्र सिंह हैं, और भी कई कांग्रेस के प्रभारी या महासचिव हैं जो कह रहे हैं कि जिनके ऊपर संगठन की जिम्मेदारी है और जो वो लोकसभा का चुनाव 2024 का इसलिए नहीं लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस के संगठन में कांग्रेस के अध्यक्ष के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण पद है तो वो संगठन महासचिव का है। ऐसे में संगठन महासचिव के ऊपर लोकसभा चुनाव में पूरे देश की जिम्मेदारी होती है। तो केसी वेणुगोपाल ने एक मैसेज तो दे दिया है तमाम लोगों पर कि अगर मैं संगठन महासचिव होते हुए चुनाव लड़ सकता हूं तो बाकी लोग भी, बाकी तमाम नेता भी चुनावी मैदान में 2024 के संगठन और अपने लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी ले सकते हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये मैसेज तो देने की कोशिश की है, कितने लोग इस मैसेज को लेते हैं वो बात है। और मैं आपकी तारीफ करूंगा कि कांग्रेस ने आज जिन सीटों का ऐलान किया है, इनमें बहुत सारी सीटों पर कौन उम्मीदवार होंगे ये आपने कल ही बता दिया था। तो विजय लक्ष्मी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ और कर्नाटक की जिन सीटों का ऐलान किया है, वहां कई बड़े नेताओं को मैदान में उतारा गया। इससे कांग्रेस को जाहिर है फायदा होगा, पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा, और दूसरी बात, केसी वेणुगोपाल को लड़ाने से कांग्रेस के संगठन में काम कर रहे बाकी नेताओं को मैसेज जाएगा। लेकिन केसी वेणुगोपाल केरल से लड़ रहे हैं और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होगी। यहां कांग्रेस का इंडिया अलायंस का सपना टूटता हुआ नजर आएगा। हैरत की बात है कि लेफ्ट पार्टीज के जिन नेताओं को राहुल गांधी अपना सबसे बड़ा दोस्त मानते हैं, सलाहकार मानते हैं, जिनके प्रभाव में आकर वो फैसले करते हैं, उन्हीं वामपंथी दलों के उम्मीदवार केरल में कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे। खुद राहुल गांधी के खिलाफ सीपीआई के नेता डी राजा की पत्नी एनी राजा को टिकट दिया गया है। तो अगर ऐसे ही आपस में लड़ना था तो इंडिया अलायंस का क्या मतलब? जो हाल थोड़ी देर पहले हमने कश्मीर में देखा, वही हाल केरल में भी दिखाई देगा। दूसरी तरफ बीजेपी में भी सीटों को लेकर मंथन चल रहा है, कई जगह तकरार भी है। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर दिल्ली में फाइनल मीटिंग होने वाली है। अमित शाह और जेपी नड्डा सीट शेयरिंग को लेकर एकनाथ शिंदे, अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल से बात करेंगे। हम इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर के पास चलते हैं, उनसे हमें जरूर अपडेट मिलेगा। क्या आप खबर दे सकते हैं देवेंद्र? जी, आज रात बातचीत होनी है। महाराष्ट्र के सीएम, डिप्टी सीएम या फिर अजीत पवार की बात कर लें, ये सब लोग दिल्ली आ चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है कि आज रात अमित शाह के साथ इनकी बातचीत होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह के साथ इनकी बातचीत होगी। उसी मकसद से ये लोग दिल्ली आए हुए हैं। इससे पहले बीजेपी के टॉप लीडरशिप की तरफ से ये कम्युनिकेट कर दिया गया है, जो सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिली, कि एक लाइन जो कम्युनिकेट किया गया था वो ये था कि ये समय नहीं है कि बड़े बड़े आप दावा करें और सीट शेयरिंग को लेके कोई बहुत एग्रेसिव स्टैंड रखें। उस पोस्चरिंग की ज़रूरत नहीं है। आपको व्यावहारिकता के आधार पर सीटों पे बात करनी है और गठबंधन के लिए यही बेहतर है और इसी काम को किया जाएगा। हर एक सीट पे जिसके पास जो जिताऊ उम्मीदवार हो उसे हमें टिकट देना है। इस मकसद से ये सीट शेयरिंग होगा। दूसरी बात कि बीजेपी की ये कोशिश है कि कम से कम इस बार के चुनाव में लोकसभा के में वो 32 सीटों पे ज़रूर चुनाव लड़े। तो 30 से 32 का प्लान पहले तैयार कर लिया गया था और बीजेपी ये लड़ना चाह रही है। महाराष्ट्र के इतिहास के हिसाब से अगर देखें राजा जी, तो ये पहली बार ऐसा होगा, क्योंकि बीजेपी 26 सीट पर ही लड़ती थी और 22 सीट पर शिवसेना। अब बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा माहौल है और इस माहौल का फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि बीजेपी के ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट हों और 32 तक वो टारगेट रख रही है। 4 सीट वो अजीत पवार को देने को तैयार है। उन सीटों की बात करें तो रायगढ़, सिरूर, सतारा और बारामती, ये 4 सीटें अजीत पवार को दी जाएगी। इसके अलावा शिंदे गुट के शिवसेना की बात कर लें तो उनके मौजूदा सांसद 13 हैं, जिसमें से 12 महाराष्ट्र से आते हैं। उन 12 के हिसाब से सीटों का चयन किया जाएगा। इतना ज़रूर है, इसके अलावा अगर शिंदे के पास कोई और भी कैंडिडेट होगा तो संभव है कि बीजेपी के निशान पे उसे चुनाव में उतार दिया जाए। तो मोटे तौर पे एक खाका खींचा जा चुका है, इसे बताया भी जा चुका है। आज रात संभव है कि बातचीत में बहुत ज़्यादा प्रगति हो। कोई बहुत गतिरोध वाली स्थिति इस लिहाज से नहीं है, क्योंकि जो भी अलायंस पार्टनर है बीजेपी के, उन्हें पता है कि लीडरशिप
किसके पास है और देश में माहौल किसके साथ है, तो वहाँ पर फिर जो बार्गेनिंग पावर है वो कमज़ोर हो जाती है। जी देवेंद्र पाराशर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। जब शिवसेना और बीजेपी का अलायंस था तब भी तकरार होती थी, लेकिन चूंकि दो ही पार्टियां थी तो फैसला हो जाता था। अब 3 पार्टियां हैं, लेकिन तो भी महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला करीब करीब तय है। बीजेपी 36 से 38 सीटों पर लड़ना चाहती है। बाकी 10 सीटों का एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी में बंटवारा होगा। लेकिन दिक्कत शिंदे की पार्टी की तरफ से है, क्योंकि शिंदे के साथ जो नेता आए थे वो कम से कम 13 सीटों पर दावा कर रहे हैं, इसलिए मामला अटका हुआ है। हो सकता है कि कल सुबह तक स्थिति साफ हो जाए। राजस्थान की चुरू सीट से बीजेपी के सिटिंग एमपी राहुल कासवा ने टिकट कटने के बाद बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। आज राहुल कासवा ने अपने घर पर हजारों सपोर्टर्स को जुटाकर अपनी ताकत दिखाई। समर्थकों के सामने राहुल कासवा ने कहा कि चुरू के लिए उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन फिर भी उनका टिकट काट दिया गया। पार्टी ने उन्हें यह भी नहीं बताया कि उनकी गलती क्या है। राहुल कासवा अपना टिकट कटने के लिए राजेंद्र राठौड़ को जिम्मेदार मान रहे हैं। चर्चा यह है कि चुनाव समिति की मीटिंग में राजेंद्र राठौड़ ने पार्टी हाईकमान से शिकायत की थी कि असेंबली इलेक्शन में राहुल कासवा ने उन्हें चुनाव हरवा दिया। कासवा के कहने पर ही जाट वोटर्स ने राठौड़ को वोट नहीं दिया। इसीलिए राहुल कासवा को लग रहा है कि उनका टिकट राजेंद्र राठौड़ ने कटवाया। आज राहुल कासवा ने राजेंद्र राठौड़ का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि जयचंदों के कहने पर उनका टिकट काटा गया। अब चुरू की जनता ही उनके राजनीतिक भविष्य का फैसला करेगी। मैंने इस टिकट के निर्णय के बाद में मैं बहुत चिंतित और विचलित रहा। मैं बिल्कुल आश्वस्त था, पर अगले दिन जब पता लगा तो बहुत सोचा मैंने कि हुआ क्यों। मैंने बहुत से प्रश्न सोशल मीडिया के मार्फत उठाए, पर मुझे जवाब नहीं मिला। ये तो बता दो, सजा तो दी थी आपने, पर उस सजा का गुनाह तो बता दो। पर आज तक कोई मेरा फोन उठा नहीं पाया, कोई जवाब मुझे दे नहीं पाया। एक व्यक्ति जिसने इस बार फिर यह बात शुरू कर दी कि टिकट काट दो। मैं समझता था कि पार्टियों के अंदर किसी एक व्यक्ति की नहीं, पार्टी एक समूह का हिस्सा होती है। लोग बैठे होंगे, न्याय करेंगे, मुझसे आगे पूछ तो लेंगे। जयचंदों के बीच में रहने वाले जयचंदों की बात करते हैं, चलेगा नहीं। ये चुनाव इस बात का जीता जागता फैसला करेगा। राहुल कासवा को वसुंधरा राजे का करीबी माना जाता है। पता चला कि कासवा कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। चुरू सीट से इस बार बीजेपी ने देवेंद्र झांझरिया को टिकट दिया है। असल में चुरू सीट कासवा परिवार की सीट रही है। राहुल कासवा चुरू सीट से 2014 और 2019 में चुनाव जीत चुके हैं। उनके पिता राम सिंह कासवा 1999 से 2009 तक यहां से सांसद रहे। उनके दादा भी एमपी रहे। राहुल कासवा की मां भी विधायक रही है। इसलिए राहुल कासवा का टिकट कटने पर हैरानी सबको है। लेकिन आज राजेंद्र राठौड़ ने कहा उनका इस मामले से कोई वास्ता नहीं है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कोई नाराज नहीं है, ये परिवार का मामला है और परिवार में ही सुलझ जाएगा। कोई नाराजगी नहीं, निर्णय करने वाले निर्णय करते हैं। ये मैं समझता हूँ, इस सवाल पर टीका टिप्पणी करने का मेरे को अधिकार भी नहीं। हमारे आलाकमान कार्यकर्ताओं को अलग अलग काम के लिए लगाता है, अलग अलग भूमिका हो सकती है, इसलिए ये निर्णय जो निर्णय है वो स्वीकार। मैं समझता हूँ कि परिवार का मामला है, जिनको जिस निर्णय पर जो निर्णय लेना उस समय पर निर्णय करेंगे। राहुल कासवा की बात सुनकर उनके घर के बाहर भीड़ देखकर लगता है कि बीजेपी ने उनका टिकट काटकर शायद गलती कर दी। हालांकि हर चुनाव में एक दो केसेस ऐसे होते हैं जहां जिसका टिकट काटा जाता है वो प्रेशर बनाने की कोशिश करता है। लेकिन इस सीट से कासवा के परिवार का बहुत पुराना संबंध रहा है और राजस्थान में बीजेपी ने अभी विधानसभा चुनाव जीता है। पार्टी लोकसभा चुनाव में 25 में से 25 सीटें जीतने की उम्मीद लगाए बैठी है। ऐसे में एक विधानसभा सीट पर हार की वजह से लोकसभा के जमे जमाए नेता का टिकट काटना भारी पड़ सकता है। लेकिन राहुल कासवा को भी
बगावत का रास्ता अपनाने के बजाय, हो हल्ला करने के बजाय पार्टी के नेताओं से बात करनी चाहिए। आज दिल्ली के एक इलाके में जुमे की नमाज के दौरान पुलिस और पब्लिक के बीच अच्छी खासी झड़प हुई। जबरदस्त हंगामा हुआ, करीब 3 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा। असल में हुआ यह कि दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में कुछ लोग सड़क पर बैठकर जुमे की नमाज पढ़ रहे थे। ट्रैफिक बंद कर दिया था। चूंकि जाम लग गया, पुलिस को खबर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। चौकी इंचार्ज मनोज कुमार तोमर और उनके साथ पहुंचे पुलिसकर्मियों ने नमाज पढ़ रहे लोगों को लात मारी, उनके साथ मिसबिहेव किया, जिसे देखकर लोग भड़क गए और देखते ही देखते नमाजियों के साथ की गई बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हो गया, वायरल हो गया। व्हाट्सएप के जरिए ये वीडियो लोकल लोगों के फोन में पहुंच गया और कुछ ही मिनटों में मौके पर भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। नारेबाजी शुरू हुई। पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुआ। महिलाएं और बच्चे भी सड़क पर आ गए। पुलिस चौकियों को घेर लिया गया और मांग ये थी कि बदसलूकी करने वाले चौकी इंचार्ज और दूसरे पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जाए या फिर सभी पुलिस वालों को भीड़ के हवाले कर दिया जाए। उनको किसने भेजा मारने के लिए? किसी ने तो भेजा होगा मारने के लिए, जब भी तो वो हमारे नमाजियों पे हाथ उठाया। किसी ने भेजा है जब भी वो मारा है। वो ना पुलिस वाले कभी किसी पे हाथ नहीं उठाए। यहाँ किसी ने भेजा है। अरे रमजान के वजह से माहौल खराब करना चाह रहे हैं। ये माहौल खराब करना चाह रहे हैं। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है। इसका गुंडा पुलिस वाला है। इसका गुंडा पुलिस वाला है। लड़ाई अच्छी बात है, लड़ाई करते अच्छी बात है। ये बच्चों को मारा है, नमाज पढ़ते हुए बच्चों को मारा है लात, ये जायज बात है? आपके मंदिर में कोई जाता है? आपके मंदिर में कोई लात मारता है? जवान बच्चों को मारा है, लातें मारिया पुलिस वाले ने। वो सामने आ जाए हमारे, उसे हम काट देंगे, काट। चौकी इंचार्ज ने जो किया, पुलिस कर्मियों ने जो किया, वो डिफेंड करने लायक नहीं है, नाजायज है। और यही वजह है कि सीनियर अफसरों ने मामले की गंभीरता को समझा, तुरंत एक्शन लिया, आरोपी सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाया। पुलिस वालों को सस्पेंड करने की उनकी मांग मान ली गई है, इसलिए वो घर वापस जाएं और इसके बाद सिचुएशन कंट्रोल में आ गई। कहने को तो ये मामला दिल्ली के एक इलाके का है, एक जगह की घटना है, लेकिन असलियत में एक पुलिस वाले की हरकत से पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब होगी। ये वीडियो दुनिया भर में वायरल होगा। जो वीडियो हमने आपको इसलिए नहीं दिखाया कि लोगों की भावनाओं को आहत करेगा, वो वीडियो डिजिटल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है और लोगों की भावनाओं को भड़काया जा रहा है। देश के दुश्मनों को यह कहने का मौका मिला है कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। वो लोगों को यह कहकर भड़का रहे हैं कि नमाज पढ़ने वालों को पुलिस लात मार रही है। एक इंसान की गलती कितना नुकसान कर सकती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। और इसके लिए किस किस को दोष दें? जो हुआ वो निंदनीय है, एक बड़ा अपराध है, नहीं होना चाहिए था। कानून व्यवस्था कायम रखना पुलिस का काम है, लेकिन जहां धर्म और आस्था का सवाल हो, वहां पुलिस कर्मियों को संवेदनशील होना चाहिए। इसकी उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। और जब कोई एक पुलिसकर्मी इस तरह की हरकत करता है तो उससे पूरी फोर्स बदनाम होती है, पूरे मुल्क का नुकसान होता है और ऐसे घाव भरने में बरसों लग जाते हैं।